वेलकम बैक टू आवर चैनल विद वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू ए केस एनालिसिस। तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम 10 कंटेंट्स ऑफ केस लॉ, है ना। उसके बाद हम आएंगे स्टेप्स टू रीड अ केस लॉ। देन उसके बाद हम आएंगे काइंड्स ऑफ ओपिनियन पे, कंकरिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग ओपिनियन, मेजॉरिटी ओपिनियन। देन उसके बाद हम आएंगे रेशियो डिसिडेंडी पे, और लास्ट में ऑबिटर डिक्टम या फिर ऑबिटर डिक्टा जिसे कहते हैं उस पाएंगे। सो देन उसके बाद एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिफरेंस बिटवीन रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टम, है ना। तो चलिए, फोर्थ लेक्चर है, जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत सारा कंटेंट है इस वीडियो में। सो अब आते हैं सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ केस लॉ पे। सबसे पहला कंटेंट ऑफ केस लॉ क्या है? टाइटल। देन आता है साइटेशन। साइटेशन से हमें बहुत हेल्प होती है क्योंकि जो लॉ रिपोर्टिंग पोर्टल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एआईआर है, एससीसी है, इन पे हम किस तरीके से केस के जजमेंट को, वर्डिक्ट को फाइंड करते हैं, है ना, ढूंढते हैं, तो उसमें हमारा साइटेशन बहुत हेल्प करता है। देन आता है पार्टी नेम, कौन सी पार्टीज है हमारे केस में। देन आता है ईयर, किस ईयर का ये जजमेंट है। फिर आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? जो लॉ रिपोर्टिंग साइट्स है वो अपने वॉल्यूम्स निकालती हैं जिसमें अलग अलग जजमेंट्स होते हैं, तो वॉल्यूम नंबर भी एक कंटेंट है केस लॉ का। देन लॉ रिपोर्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोर्ट नेम, की कौन सी कोर्ट का ये जजमेंट है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट का है तो कौन सी हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। तो इस तरीके से ये कोर्ट नेम होता है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर पे, कि जो वॉल्यूम है उसका कौन सा पेज नंबर पे हमारा ये जजमेंट है। देन आते हैं फैक्ट्स पे। तो फैक्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी पे आप आगे बात करेंगे रेशियो डिसिडेंडी की, जो पूरा कंप्लीटली फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। देन आते हैं इश्यूज, जो कि कोर्ट बताता है कि भाई मान लो ये इशू है, मान लो ये केस है, तो इसमें इशू क्या है हमारा, जिसपे हमें वर्डिक्ट देना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं स्टेप्स टू रीड अ केस लॉ पे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड ऑफ द केस। बैकग्राउंड ऑफ द केस से हम क्या रेफर करते हैं कि वो किस कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, है ना। देन वो किस ईयर का है, कौन से ईयर का केस है। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो लीगल मैक्सिम है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो कौन सा इन्वॉल्व है ना। सेकंड पॉइंट क्या क्या कहता है, सेकंड स्टेप क्या है? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट से हम क्या रेफर करते हैं कि प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है ना। और जो कोर्ट है वो कन्विंस किस तरफ से है, अगर न्यूट्रल भी है तो कौन सा साइड में कन्विंसिंग लग रहा है ना, वो आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस में। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कि लीगल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। केस किस लीगल क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। और जो कोर्ट है वो किस तरीके से उसको आंसर करती है, मतलब जो वर्डिक्ट का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हमें कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी रीजनिंग को सपोर्ट करने वाले आर्गुमेंट्स और केसेस देखने हैं कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको कौन से प्रीसिडेंट सपोर्ट कर रहे हैं और कोर्ट का उसके रेस्पेक्ट में आर्गुमेंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे हम, फिफ्थ स्टेप में कि ओपिनियन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ओपिनियन इस वर्डिक्ट में आया है, मेजोरिटी है, कॉन्करिंग है या डिसेंटिंग है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सिक्स स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमें जो ये वाला वर्डिक्ट है, जो केस हम पढ़ रहे हैं, उसको अदर केसेस के रेस्पेक्ट में देखना है। फॉर एग्जाम्पल वो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, या फिर कोई इश्यू ऐसा रह गया इस केस में जो अनरिजॉल्व रह गया, जिसको केस ने इग्नोर कर दिया या फिर ध्यान नहीं दे पाए, है ना। तो ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टेप में? सबसे पहला स्टेप होगा बैकग्राउंड ऑफ द केस, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, देन लीगल क्वेश्चन एंड हाउ डज द कोर्ट आंसर इट। देन फोर्थ क्या रहेगा कि जो कोर्ट की रीजनिंग है वो किस तरीके से सपोर्ट हो रही है ना, प्रेसिडेंट्स के थ्रू। देन ओपिनियन को आइडेंटिफाई करेंगे फिफ्थ। देन लास्ट अदर केसेस के रेस्पेक्ट में इस वर्डिक्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो काइंड्स ऑफ ओपिनियन में सबसे पहले समझते हैं ओपिनियन होता क्या है। ओपिनियन क्या होता है? जब कोई भी जज किसी भी जजमेंट को सुनाता है, किसी भी वर्डिक्ट पे आते हैं किसी भी केस में, तो जो रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हैं या फिर रीजनिंग को एनालाइज करते हैं कि रीजनिंग आई कहाँ से, किस तरीके से इसको हमने डराइव किया, तो उस एनालिसिस को, उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन बोलते हैं, है ना।
ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करते हैं काइंड्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन भी तीन तरीके के होते हैं, मेजॉरिटी, डिसेंटिंग एंड कंकरिंग, है ना। अब डिसीजन किस तरीके के होते हैं? डिसीजन भी तीन तरीके के होते हैं यार। यूनानिमस मतलब जिसमें सभी एक साथ बिना किसी डिसेंट के जजमेंट देते हैं, एक ही रीजनिंग होती है, सब कुछ एक ही होता है, वो यूनानिमस होता है ना। सभी जज एक ही जजमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो होता है यूनानिमस। देन स्प्लिट आता है। स्प्लिट मतलब जिसमें इक्वली डिवाइड हो जाते हैं जजेस, है ना, तो वो स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाता है। एंड देन बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि मान लीजिए 7 जज बेंच है, उसमें से 5:2 का जजमेंट हमारे पास आया, तो वो सिंपल मेजोरिटी हो गई। सबसे पहले आते हैं मेजोरिटी ओपिनियन पे। मेजोरिटी ओपिनियन क्या होता है? जब मोर देन हाफ ऑफ द जजेस एक ही रीजनिंग को सपोर्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं मेजोरिटी ओपिनियन। मान लीजिए 7 जजेस बेंच है, और उसमें से 4 या फिर 5 जजेस ने एक ही रीजनिंग को सपोर्ट किया, एक ही रेशियो डिसेंडाई को माना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मेजोरिटी ओपिनियन, है ना। सो इसी को हम बोलते हैं मेजोरिटी ओपिनियन। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड काइंड क्या है? कंकरिंग ओपिनियन। कंकरिंग ओपिनियन में क्या होता है कि जो वर्डिक्ट है वो सेम ही होगा। वर्डिक्ट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो रीजनिंग होगी वो अलग अलग होगी। मान लीजिए 7 जजेस बेंच है, उसमें 4 जजेस की एक रीजनिंग है ना, 2 जजेस की एक और रीजनिंग है, लेकिन जो जजमेंट आ रहा है, जजमेंट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, 4 लोगों का भी और 2 लोगों का भी। मतलब वर्डिक्ट मैच कर रहा है, रीजनिंग डिफर कर रही है ना। इसको हम बोलेंगे कॉन्करिंग ओपिनियन। थर्ड काइंड ऑफ ओपिनियन इज डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब है कि कोई एक जज या फिर 2 जज बिल्कुल अलग रीजनिंग दे दें अपनी, है ना। मान लीजिए 7 जजेस बेंच है, तो उसमें से एक जज ने अपनी रीजनिंग अलग दे दी और वर्डिक्ट अपोजिट कर दिया, बिल्कुल अलग वर्डिक्ट दे दिया, है ना। तो जो मेजोरिटी ओपिनियन है उससे वो डिसेंट कर गया, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि जो केस लॉ है, जो प्रेसिडेंट्स है, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उस जज की, वो अलग है ना। हो सकता है वो लीगल प्रिंसिपल को किसी और तरीके से अप्लाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है जो फैक्ट्स है, मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस, उनका इंटरप्रिटेशन वो अलग तरीके से कर रहे हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन के, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है एक इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी, है ना। सेकंड एग्जांपल इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसमें जस्टिस खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन था। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखें तो आप नोट करिए, सज्जन सिंह केस में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में जस्टिस मुधोलकर का डिसेंटिंग ओपिनियन था, जिसको केशवानंद भारती में अपहेल्ड किया गया था, है ना। और अगर कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं तो आप लिखिए, सबरीमाला केस में इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंटिंग ओपिनियन था। और अगर केसेस देखें तो आधार कार्ड केस में डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग ओपिनियन था। एक और इम्पोर्टेंट केस है ट्रिपल तलाक केस, जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर और सीजेआई जेएस खेहर का डिसेंटिंग ओपिनियन था, है ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सारे केसेस आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यहाँ पे लिखा हुआ है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। देन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जस्टिस मुधोलकर का डिसेंटिंग ओपिनियन था। देन सबरीमाला केस, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंटिंग ओपिनियन था। देन आता है आधार कार्ड केस, जिसमें जस्टिस जो अभी के सीजीआई हैं हमारे, डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग ओपिनियन था। देन ट्रिपल तलाक केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसमें अब्दुल नजीर और उस टाइम के सीजेआई जेएस खेहर, उनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं रेशियो डिसिडेंडी पे। रेशियो डिसिडेंडी इज अ लैटिन फ्रेज, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है द रेशनल फॉर द डिसीजन, है ना। जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके पीछे की जो रीजनिंग होती है उसी को हम रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं, है ना। तो इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं, सामंड और गुडहार्ट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सामंड की अगर डेफिनेशन की बात करें,
सावंत क्या कहते हैं कि कोई भी लॉ जो कोर्ट ने अप्लाई किया है किसी भी केस के वर्डिक्ट को लाने के लिए, उसको हम रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि रेशियो डिसिडेंटली कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। तो इसी को डिफाइन करती है प्रोफेसर गुडहार्ट की डेफिनेशन, जो कहती है रेशियो इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो रेशियो डिसिडेंडाई को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द आर्गुमेंट ऑफ द पार्टीज एंड द फैक्ट ऑफ द केस बाय एनालाइजिंग देम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ऑबिटर डिक्टा पे। ऑबिटर डिक्टा भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाय द वे, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, बाय द वे। इसको हम बोल सकते हैं ये एक सिर्फ सेइंग ऑफ द कोर्ट है, इट इज द मियर सेइंग ऑफ द कोर्ट, और ये कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी होल्ड नहीं करती है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंडिंग अथॉरिटी होल्ड नहीं करती है तो वो परसुएसिव भी नहीं हो, वो परसुएसिव अथॉरिटी की तरह वर्क कर सकती है। ठीक है, अब ओपिटर डिक्टा में कोई भी कोर्ट का जो जज होगा वो इलस्ट्रेशन भी दे सकता है, एनालॉजी भी दे सकता है, आर्गुमेंट भी दे सकता है अपना, है ना, लेकिन वो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं प्ले करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट स्लाइड क्या है, लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा का डिफरेंस। सबसे पहले तो मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों ही लैटिन टर्म है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग। रेशियो डिसिडेंडी क्या है, रेशनल फॉर द डिसीजन या फिर रीजन फॉर डिसाइडिंग। ठीक है, ऑबिटर डिक्टा क्या है, थिंग्स सेड बाय द वे और इंसिडेंटल स्टेटमेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं मियर सेइंग ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बिल्कुल मीनिंग पे ही बेस्ड है कि भाई जो भी लीगल रीजनिंग है किसी भी जजमेंट के पीछे या फिर जो भी रेशनल है डिसीजन के पीछे, उसी को हम रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। ऑबिटर डिक्टा का डेफिनेशन क्या होता है, स्टेटमेंट मेड बाय अ जज नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन। वही है कि मेयर सेइंग ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट बाइंडिंग बट कैन प्ले परसुएसिव अथॉरिटीज रोल। ठीक है, अब बात करते हैं बाइंडिंग अथॉरिटी की। तो रेशियो डिसिडेंडी की बाइंडिंग अथॉरिटी होती है, बट ऑबिटर डिक्टा की कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती। मतलब रेशियो डिसिडेंडी जो होता है वही रोल प्ले करता है फॉर द प्रेसिडेंट, ऑबिटर डिक्टा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल टू डिसीजन, तो रेशियो डिसिडेंडी ऑब्वियसली एसेंशियल होता है डिसीजन के लिए, उसी पे पूरा जो वर्डिक्ट है वो बेस्ड होता है, लेकिन ऑबिटर डिक्टा नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो रेशियो डिसिडेंडी ही पूरे प्रेसिडेंट को बनाता है, उसी को रेशियो डिसिडेंडी को ही फॉलो किया जाता है, उसी की बाइंडिंग अथॉरिटी होती है। लेकिन ऑबिटर डिक्टा की कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती है प्रेसिडेंट में। लास्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो रेशियो डिसिडेंडाई का एप्लीकेशन क्या है कि भाई वो कंप्लीटली बेस्ड होता है फैक्ट्स ऑफ द केस पे, मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस पे। लेकिन ऑबिटर डिक्टा किसी भी एस्पेक्ट पे फोकस कर सकता है ना, वो कंप्लीटली बेस्ड नहीं होता फैक्ट्स पे, है ना। एग्जांपल पे आते हैं, रेशियो डिसिडेंडी का एग्जांपल क्या है, कोई भी नेग्लिजेंस का केस है जिसमें जो कोर्ट की रीजनिंग है वो कहती है कि जो डिफेंडेंट है उसकी एक ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। लेकिन ऑबिटर डिक्टा का अगर एग्जांपल देखते हैं तो कोई भी जो जज है वो कोई भी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट का एग्जांपल या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके एक्सप्लेन करता है तो वो ऑबिटर डिक्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर क्लास। अगर कोई भी आपको डाउट है इस वीडियो से तो आप हमें मेल कर सकते हैं एट आवर मेल withwords@gmail.com, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।